दीदी किसान, बदलते भारत की शान। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कृषि में ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहन देगी सरकार। कृषि मंत्रालय ड्रोनों की खरीद के लिए कृषि संस्थानों को 10 लाख रुपए तक उपलब्ध कराएगा अनुदान। किसान सहकारी समितियों, एफपीओ और ग्रामीण उद्यमों द्वारा स्थापित कस्टम हायरिंग सेंटर को भी ड्रोन की खरीद के लिए मिलेगी वित्तीय सहायता। देश में लगातार बढ़ रहे स्टार्टअप अगली डिजिटल क्रांति को दे रहे हैं आकार। पिछले साल से अब तक स्टार्टअप ने जुटाए 24.1 अरब डॉलर। नैसकॉम की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दशक में स्टार्टअप ने दिए 40.7 लाख रोजगार। उत्तर भारत में मौसम ने ली करवट। पहाड़ों में हो रहे हिमपात से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ी। बारिश और शीतलहर से रबी की फसल को हो रहा है फायदा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में ठंड और शीतलहर से अभी नहीं मिलेगी राहत। परंपरागत बीज बैंक से कई किसान हो रहे लाभान्वित। धान की कई विलुप्त प्रजातियों को भी किया जा रहा है संरक्षण। गुणवत्ता युक्त बीज से कृषि उत्पादन में होती है बढ़ोतरी। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। भारत में गुणवत्तापूर्ण खेती को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक प्रमुख पहल करते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने इस क्षेत्र के हितधारकों के लिए ड्रोन तकनीक को किफायती बनाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन के दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया है, जिसमें कृषि ड्रोन की लागत का 100% तक या 10 लाख रुपए जो भी कम हो के अनुदान की कल्पना की गई थी। यह धनराशि कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों, आईसीआर संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए अनुदान के रूप में दी जाएगी। इसके तहत किसानों के खेतों में बड़े स्तर पर इस तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा। कृषक उत्पादक संगठन यानी कि एफपीओ किसानों के खेतों पर इसके प्रदर्शन के लिए कृषि ड्रोन की लागत का 75% तक अनुदान पाने के लिए पात्र होंगे। उन कार्यान्वयन एजेंसियों को 6,000 रुपए प्रति हेक्टेयर आकस्मिक व्यय उपलब्ध कराया जाएगा जो ड्रोन खरीदने के इच्छुक नहीं है, लेकिन कस्टम हायरिंग सेंटर्स, हाईटेक हब्स, ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स और स्टार्टअप से किराए पर लेना चाहते हैं। उन कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए आकस्मिक व्यय 3,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक सीमित रहेगा जो ड्रोन के प्रदर्शन के लिए ड्रोन खरीदना चाहते हैं। वित्तीय सहायता और अनुदान 31 मार्च 2023 तक उपलब्ध होगा। ड्रोन के उपयोग के माध्यम से कृषि सेवाएं उपलब्ध कराने के क्रम में मौजूदा कस्टम हायरिंग सेंटर द्वारा ड्रोन और उससे जुड़े सामानों की 40% मूल लागत या 4 लाख रुपए जो भी कम हो वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।
नागर विमानन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशक द्वारा सशर्त छूट सीमा के माध्यम से ड्रोन परिचालन की अनुमति दी जा रही है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कृषि, वन और गैर फसल क्षेत्रों आदि में फसल संरक्षण के लिए उर्वरकों के साथ ड्रोन के उपयोग और मिट्टी तथा फसलों पर पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं यानी कि SOP भी लाई गई है। और देश में लगातार बढ़ रहे स्टार्टअप यानी अगली डिजिटल क्रांति को एक नया आकार दे रहे हैं। देश में पिछले साल 2250 से अधिक टेक स्टार्टअप शुरू हुए, जो 2020 से 600 ज्यादा है। इस दौरान इन स्टार्टअप ने 24.1 अरब डॉलर जुटाए हैं। नैसकॉम की शुक्रवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दशक में स्टार्टअप ने 40.7 लाख रोजगार दिए हैं। इनमें 6.6 लाख प्रत्यक्ष व 34.1 लाख से ज्यादा अप्रत्यक्ष रोजगार शामिल है। इस बारे में नैसकॉम अध्यक्ष के एक ट्वीट के जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय प्रतिभा लगातार कुछ नया कर रही है, सीख रही है और आगे बढ़ रही है। भारत के स्टार्टअप सेक्टर पर गर्व है और उन्हें और भी बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और अब बात करते हैं कि किसान इस मौसम में प्याज की खेती कैसे करें और क्या क्या वो सावधानियां प्याज की खेती करते समय बरत सकते हैं। ये समय हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म की बुआई के लिए एकदम अनुकूल है। जनवरी में हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म लगाई जा सकती है। इसकी बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोतकर तैयार कर ले। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले। 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें। हरी प्याज में थ्रिप्स कीट के हमले का खतरा रहता है। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रहे, दवा का छिड़काव सिर्फ कीट प्रभावित जगह पर ही करें। उन्नत किस्म पूसा सौम्या लगाने से किसान अच्छी उपज ले सकते हैं। 1 हेक्टेयर में इस किस्म की 250 क्विंटल फसल ली जा सकती है। ये किस्म उत्तर भारत में लगाने के लिए काफी अच्छी है। पूसा सौम्या की खेती उत्तर भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में की जा सकती है। और आइए देखते हैं कि ठंड के मौसम में यानी कि शीतलहर के मौसम में टमाटर की खेती करने वाले जो किसान हैं वो क्या सावधानियां रख सकते हैं। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं।
रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और अब बात करते हैं बदलते मौसम की। दिल्ली एनसीआर में शनिवार को एक बार फिर बारिश ने ठंड रूपी मुसीबत बढ़ा दी तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा परेशानी का सबब बनता दिखा। वहीं उत्तराखंड में भी एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल चुका है। दिल्ली एनसीआर में शनिवार को एक बार फिर बारिश ने ठंड रूपी मुसीबत बढ़ा दी तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा परेशानी का सबब बनता दिखा। वहीं उत्तराखंड में भी एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला। राजधानी के अधिकतर इलाकों में आधी रात से बारिश का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाओं के साथ बारिश होने से न्यूनतम तापमान में गिरावट आई, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा लेते नजर आए। मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिन बारिश होने का अनुमान जताया है तो इसके बाद ठंड बढ़ने का अनुमान भी व्यक्त किया है। आगे जो है दिल्ली का बारिश बढ़ेगा, ठीक है ना। आज नाइट और कल सुबह स्पेल होगा, मॉडरेट स्पेल, ठीक है। फिर कल नाइट से कम हो रहा है, एकदम से वो खाली करके जाएगा 24 नाइट को। सो इसी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी प्रेडिक्शन आया है कि ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। यूपी के तमाम शहरों में सर्दी और कोहरे का कहर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ठंड और कोहरे के बीच बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शनिवार सुबह करीब 7 बजे से हल्की बूंदाबांदी के बाद तेज बारिश हुई। मुरादाबाद में सुबह घना कोहरा छाए रहने से विजिबिलिटी कम हो गई। वहीं तापमान में गिरावट का दौर भी जारी है। वाहन चालकों को वाहन चलाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक लखनऊ समेत कई आसपास के जिलों में ओले भी पड़ सकते हैं, जिससे आने वाले दिनों में गलन और बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड समेत देश के अन्य पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। इस बीच उत्तराखंड में भी एक बार फिर मौसम ने करवट ली। शनिवार को मसूरी, धनौल्टी, नैनीताल की ऊंची पहाड़ियों सहित अन्य जिलों में भी बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद प्रदेश में पारा गिरने से ठंड बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। तो मौसम से जुड़ी कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी और बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है। बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जमी हुई दिखाई दी। इस बर्फबारी और बारिश के चलते प्रदेश में ठंड और ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं ठंड के बढ़ने से आम जिंदगी और कारोबार पर भी बड़ा असर पड़ा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी हिमपात से चारों तरफ बर्फ की मोटी परत बिछ गई है। बर्फबारी के कारण प्रदेश की कई सड़कों पर यातायात भी बाधित है। मौसम विभाग के मुताबिक शिमला में रविवार को न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं एक बार बात फिर राजधानी दिल्ली की करें तो राजधानी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में आधी रात से बारिश का सिलसिला जारी रहा है। जहां राजधानी में रविवार देर शाम को हल्की बारिश जारी रही, वहीं ठंडी हवाओं के साथ बारिश होने से न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट आई है। तापमान में गिरावट आने के साथ ठिठुरन बढ़ गई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे। ऐसे में धूप न निकलने की वजह से ठंडक भी ज्यादा रहेगी। ठंड और शीतलहर से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को अधिकतम तापमान 16 डिग्री तो वहीं न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में भी सर्दी का सितम जारी है। राज्य में मौसम का मिजाज हर रोज बदल रहा है। वहीं बारिश के कारण ठंड में भी इजाफा हो गया है। ग्वालियर में रविवार की सुबह घना कोहरा छाया रहा। हर कोई कड़ाके की ठंड से खुद को बचाता हुआ नजर आ रहा है। चौक चौराहों और गली मोहल्लों में लोग आग जलाकर हाथ तापने को मजबूर हैं। सर्दी के कहर के चलते लोग आवश्यक कार्य से ही बाहर निकल रहे हैं। कोहरे के कारण लोगों को वाहन चलाते वक्त काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोग गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर वाहन चला रहे हैं। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों तक अभी ठंड का प्रकोप रहेगा। वहीं पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के साथ ही उत्तर भारत में मौसम बदल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ गई। राजधानी दिल्ली में कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई। वहीं वाहन चालकों को वाहन चलाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली यानी कि सफर के मुताबिक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक रविवार को 314 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में है। और उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों की बात करें तो कानपुर में भी रविवार की सुबह घना कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम रही। मौसम विभाग के मुताबिक कानपुर में रविवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
और आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसा बीज बैंक जहां पर विलुप्त हो चुकी कई धान की प्रजातियां आज भी संरक्षित हैं और किसानों के मांगने पर उन्हें उपलब्ध भी कराया जाता है। पेश है खास रिपोर्ट। अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ ब्लॉक के बीजापुरी गांव के सेवकराम मरावी पारंपरिक फसलों के देसी बीज संरक्षित कर रहे हैं। उनके पास धान की करीब 56 किस्मों के बीज हैं। इसी प्रकार कोदो के भी अनेक प्रकार के बीज सेवकराम के पास उपलब्ध हैं। यही नहीं, पारंपरिक देसी सब्जियों और मसालों के मूल बीज भी सेवकराम के खजाने में मौजूद हैं। देसी फसलों के प्रति जागरूक किसान सेवकराम को इन बीजों के औषधीय गुणों की भी जानकारी है। उनके मुताबिक डायबिटीज, एनीमिया, रक्तचाप और शारीरिक कमजोरी का इलाज इन पारंपरिक देसी खाद्य बीजों में छुपा है। इन बीजों में इतना औषधीय गुण है, इसलिए खाकर आज स्वस्थ रहे। आज भी हमारे बीच में है सियान, वो देसी बीज खाते हैं, अनाज खाते हैं, तो वो आजकल बहुत कम बीमार पड़ते हैं। और जो हाइब्रिड बीज जो सेवन करते हैं अनाज का, वो बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। इसलिए इन देसी बीजों को मैंने संरक्षण करने का काम शुरू किया। सेवकराम अनूपपुर जिले के बीजापुरी गांव में रहकर अपना काम पूरी लगन से कर रहे हैं। ग्राम पंचायत ने उन्हें 1.5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है, जहां सेवकराम देसी बीजों का उत्पादन कर किसानों को मुफ्त बीज उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही हाइब्रिड बीजों के स्थान पर देसी बीजों की खेती को प्रोत्साहित करते हैं। चर्चा में आए कि हमें देसी बीज का हम कैसे संरक्षण किया जाए, और संरक्षण के दौरान उन्हें एक समिति बनाई, और समिति बनाने के माध्यम से एक यहाँ पर एक बीज बैंक के नाम से यहाँ पर रखा जाए, जिससे लोगों को जानकारी मिले कि हम एक जो लुप्त हो रहे हैं बीज, उनको सुरक्षित किया जाए। इस पर काम कर रहे हैं। अभी बीज संरक्षण के लिए मैंने ग्राम पंचायत से 1.5 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराया है, और यहाँ पर उपलब्ध कराने के बाद अब वहाँ अगले साल से आने वाले समय से संरक्षण बीज के लिए उत्पादन करवाएंगे वहाँ और सुरक्षित कराएंगे। पारंपरिक फसलों के देसी बीजों से अवगत करा रहे सेवकराम इलाके के किसानों को इन बीजों के लाभ और औषधीय गुणों से अवगत कराने का महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। आधुनिक खेती के इस दौर में उम्मीद है कि सेवकराम की पहल किसानों को नवाचार के लिए प्रेरित करेगी। और अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि देश के अलग अलग अनाज मंडियों में अनाज का क्या क्या है भाव। मोटे अनाज में शामिल ज्वार एक पौष्टिक अनाज है और इसके अंतर्गत ज्वार, बाजरा, रागी, छोटा ज्वार, कंगनी, प्रोसो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, कोदो तथा अन्य ज्वार आते हैं। इनकी पौष्टिकता का महत्व अधिक है। ज्वार वर्षा आधारित कृषि के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। ज्वार की फसल से किसान को डबल फायदा होता है। पहले तो अनाज के तौर पर ज्वार को इस्तेमाल करते हैं, दूसरा इसे पशुओं के चारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अनाज उत्पादों की मांग बीते साल के मुकाबले बढ़ी है। भारत ने वैश्विक बाजार में 1,49,926 मीट्रिक टन से अधिक के निहित अनाज का निर्यात किया है, जिसका मूल्य 450 करोड़ 95 लाख रुपए और 60.87 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत ने साल 2020-21 के दौरान मोटे अनाज का उत्पाद का निर्यात मुख्य रूप से सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और नेपाल को किया है। आपको बता दें कि एपीडा ने साल 2020-26 में 5 वर्ष की अवधि के लिए ज्वार तथा ज्वार प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए नई योजना की तैयारी कर रही है। मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ मोटे अनाज की उपज 34 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जिसका असर ज्वार के भाव पर पड़ सकता है। वहीं देश भर में हो रही रबी ज्वार की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 2,88,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 31 दिसंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में ज्वार की बुआई 23,17,000 हेक्टेयर में हो चुकी है।
जो बीते साल के समान अवधि के दौरान 26,05,000 हेक्टेयर रही थी। वहीं केंद्र सरकार ने सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की थी, जिसके मुताबिक हाइब्रिड ज्वार का एमएसपी मूल्य 118 रुपए बढ़कर 2,738 रुपए तय किया गया है, जबकि ज्वार मलडंडी का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2021-22 के लिए 118 रुपए बढ़ाकर 2,758 रुपए हो गया है। ज्वार के हाजिर भाव पर नजर डालें तो गुजरात की राजकोट मंडी में 21 जनवरी को इसका भाव रहा 2,925 रुपए, जो कि 22 जनवरी को 425 रुपए गिरकर 2,500 रुपए हो गया। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 21 जनवरी को ज्वार का भाव रहा 4,100 रुपए, जो कि 22 जनवरी को 50 रुपए की तेजी के बाद 4,150 रुपए हो गया। जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में 21 जनवरी को ज्वार की खरीद 1,910 रुपए पर हुई। 22 जनवरी को यहां इसका भाव 30 रुपए टूटकर 1,880 रुपए हो गया। केंद्र सरकार ने दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बनाए रखने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। यही वजह है कि रबी फसल वर्ष 2021-22 के दौरान दलहन की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 14 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। दलहन की खेती कर रहे किसानों ने ज्यादातर क्षेत्रफल में दलहन की बुआई कर ली है। कृषि मंत्रालय की ओर से रबी फसल वर्ष 2021-22 के लिए 14 जनवरी को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल दलहन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। चालू रबी सीजन में दलहन की बुआई का रकबा पिछले साल के मुकाबले 7,000 हेक्टेयर बढ़ा है। अब तक दलहन की कुल बुआई 1,60,20,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 1,60,13,000 हेक्टेयर ही रहा था। देश के अलग अलग राज्यों में हो रही दलहन की कुल बुआई पर नजर डालें तो 14 जनवरी तक गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और पंजाब के अलावा दूसरे राज्यों में चालू रबी सीजन के दौरान दलहन की बुआई बीते साल के मुकाबले अधिक हो रही है। वहीं बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों में दलहन का रकबा पिछले साल के मुकाबले अभी तक पीछे चल रहा है। अरहर के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में अरहर के सौदे हल्की बढ़त के साथ हुए। यहाँ 21 जनवरी को इसका भाव रहा 6,000 रुपए, जो कि 22 जनवरी को 25 रुपए चढ़कर 6,025 रुपए हो गया। वहीं राज्य की धोराजी मंडी में 22 जनवरी को साबुत अरहर का भाव रहा 5,905 रुपए, जबकि हलवद मंडी में इसकी खरीद 5,225 रुपए पर हुई। केरल की बात करें तो यहाँ की पालक्कड़ मंडी में साबुत अरहर के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 21 और 22 जनवरी को अरहर का भाव 10,600 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 21 जनवरी को अरहर का भाव रहा 6,340 रुपए, जो कि 22 जनवरी को 10 रुपए बढ़कर 6,350 रुपए हो गया। यहीं की करवी मंडी में 22 जनवरी को अरहर का भाव 5 रुपए टूटकर 5,680 रुपए से 5,675 रुपए हो गया। और जिन खबरों से आप रहते हैं बेखबर, आइए उसके लिए देखते हैं खास खबर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है पूरा देश। नेताजी की 125वीं जयंती पर वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों का भी किया गया आयोजन। सरकार ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा स्थापित करने का किया है फैसला। ग्रेनाइट से बनी यह प्रतिमा स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के महान योगदान के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की होगी श्रद्धांजलि। संसद के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सहित कई गणमान्य लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी उन्हें श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक कार्यक्रम मन की बात का संबोधन इस माह 30 जनवरी को। अब तक मन की बात कार्यक्रम सुबह 11 बजे होता रहा है प्रसारित, लेकिन इस बार महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर प्रधानमंत्री पहले बापू को देंगे श्रद्धांजलि और उसके बाद 11:30 बजे मन की बात के जरिए अपने विचार करेंगे साझा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,33,533 नए मामले आए सामने। शुक्रवार को कोरोना वायरस के 3,37,704 मामले आए थे सामने। पिछले 24 घंटे में 2,59,168 लोग हुए स्वस्थ। देश में इस वक्त कोरोना संक्रमण के कुल 21,87,205 सक्रिय मामले। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 161.92 करोड़ से अधिक टीकों की दी जा चुकी है खुराक। वहीं टीकाकरण अभियान के तहत शनिवार को 71 लाख से अधिक लगाए गए हैं कोविड रोधी टीके।
कोरोना महामारी के दौरान लोगों की जान बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर चला रही है वैक्सीनेशन अभियान। नदी, नाले, पहाड़, दुर्गम रास्ते तय कर विभाग की टीम घर घर पहुंचकर लोगों को लगा रही है टीका। इस बीच जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य विभाग की टीम सेना के सहयोग से बर्फबारी के बीच भी बारामूला में एलओसी के पास के गांव में वैक्सीनेशन का कर रही है काम। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण को देखते हुए रविवार को राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन। शनिवार को रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। इस दौरान सभी ऑफिस और मॉल रहेंगे बंद, लेकिन जरूरी सेवाओं को इन पाबंदियों से रखा गया है मुक्त। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केरल में इस रविवार और अगले रविवार को पूर्ण लॉकडाउन। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं को ही दी गई है अनुमति और लोगों की आवाजाही पर लगी हुई है पाबंदी। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जिलों को 3 समूहों ए, बी और सी में किया विभाजित। ए श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जिलों में सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों और शादियों और अंतिम संस्कारों में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति। और उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने की अवधि बढ़ाकर की 30 जनवरी। इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं रहेंगी जारी। सरकार ने पहले राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर शैक्षिक संस्थानों को 23 जनवरी तक बंद करने का दिया था आदेश। तो इन्हीं खबरों के साथ किसान समाचार में आज अभी बस इतना ही। नमस्कार।